अब पढ़ते हैं बेटा डिफरेंट चार्ज डेंसिटी। सबसे पहले देखते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज पर यूनिट लेंथ is called linear charge density। लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से लिखते हैं, तो लैम्डा हो जाएगा dq अपॉन dl। अगर हमको लीनियर चार्ज डेंसिटी मालूम है और हम चार्ज निकालना चाहते हैं तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। अगर लैम्डा कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, और अगर लैम्डा कांस्टेंट नहीं है तो फिर हमें इंटीग्रेशन के अंदर रख के इंटीग्रेट करना पड़ेगा। यूनिट हो जाएगी कूलम पर मीटर सेकंड। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा, तो चार्ज पर यूनिट एरिया को हम कहते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सिग्मा होता है चार्ज अपॉन एरिया। सेम यहाँ पर भी है, अगर हमें चार्ज निकालना है तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ये हम सिखाएंगे आगे, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। रो होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन करके हम चार्ज निकाल सकते हैं। इसकी यूनिट होगी कूलम पर मीटर क्यूब, और सिग्मा की यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो ये डिफरेंट चार्ज डेंसिटी हैं जो हमारे काम आएंगी न्यूमेरिकल सॉल्व करने में और डेरिवेशंस करने में। अब एक नया डेरिवेशन करते हैं, गॉस लॉ की सहायता से करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज infinite rod having linear charge density lambda। यहाँ इनफाइनाइट वर्ड की बड़ी इंपॉर्टेंस है, अभी देखते हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। एक रॉड है जो इनफाइनाइट है और उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है, यानी कि चार्ज अपॉन लेंथ की वैल्यू लैम्डा है, फिक्स है। तो हमें आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस रॉड के द्वारा। तो हम क्या करेंगे, एक गॉसियन सरफेस लेंगे, सिलेंडर, एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस लेंगे और सिलेंडर की लेंथ है L।
तो हमें पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है जो कि रॉड से आर डिस्टेंस पर है। तो सबसे पहले गॉस लॉ लिखेंगे, ई डॉट डी ए, जितना चार्ज गॉसियन सरफेस के अंदर है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब ई डी ए के 3 इंटीग्रेशन में इसे तोड़ लेंगे। ई डी ए क्लोज सरफेस, तो इसमें सिलेंडर में एक प्लेन सरफेस है, एक कर्व सरफेस है और एक और प्लेन सरफेस है। 2 प्लेन सरफेस हैं और एक कर्व सरफेस है। तो ई डी ए प्लेन सरफेस, ई डी ए कर्व सरफेस और ई डी ए प्लेन सरफेस इज इक्वल टू टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब हम क्या करेंगे, पहले एरिया वेक्टर मार्क करेंगे। एरिया वेक्टर जो होता है वो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। तो इधर एरिया वेक्टर इधर होगा, स्मॉल एरिया वेक्टर डी ए, और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर होगी। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर क्यों होगी, ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए पॉजिटिव चार्ज रखते हैं, टेस्ट चार्ज। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी। सिमिलरली इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी, लेकिन एरिया वेक्टर इधर होगा। एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ऐसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगी और एरिया वेक्टर इधर होगा। तो हम देख रहे हैं प्लेन सरफेस के लिए एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड का बीच का एंगल 90 है। तो ये टर्म हो जाएगा ई डी ए कॉस 90। और कर्व सरफेस के लिए एंगल जो है 0 है। प्लेन सरफेस के लिए एंगल 90 है, इज इक्वल टू जितना चार्ज अंदर है डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखो कौन सा टर्म बेकार हो गया, कॉस 90 0 होता है, ये बेकार हो गया और ये बेकार हो गया। तो हमारा केवल एक ही टर्म बचा, ई डी ए कर्व सरफेस इज इक्वल टू क्यू टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि यहाँ ई कांस्टेंट होगा तो ई बाहर रख सकते हैं। इंटीग्रेशन डी ए कर्व सरफेस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, टोटल चार्ज इनसाइड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब डी ए कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन क्या होगा, टोटल कर्व सरफेस, तो वो है 2 पाई आर एल। और चार्ज इनसाइड मतलब इस गॉसियन सिलेंडर के अंदर कितना चार्ज है, तो वो इसकी लेंथ पे डिपेंड करेगा। और हम जानते हैं कि लैम्डा जो है वो चार्ज अपॉन लेंथ है, तो चार्ज हो जाएगा लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई की वैल्यू हो जाएगी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू रॉड निकला है, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। अब मैंने ये क्यों कहा था कि यहाँ पर रॉड इनफाइनाइट होना ज़रूरी है। अगर रॉड इनफाइनाइट नहीं होगी तो हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अलग अलग आएगी, तो फिर हम इसको बाहर नहीं निकाल सकते, कांस्टेंट नहीं होगी। गॉस लॉ जो है सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लगाया जाता है, और सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए और कांस्टेंट होनी चाहिए। इसलिए इनफाइनाइट रॉड होना इम्पॉर्टेंट है बड़ी। फाइनाइट रॉड के लिए हम कूलम लॉ से निकाल पाएंगे, ना कि गॉस लॉ से। अब ग्राफ बनाएं, ई वर्सेस आर का ग्राफ कैसा होगा, क्योंकि ई इन्वर्स ऑफ आर है, इसलिए हाइपरबोलिक ग्राफ आएगा ई वर्सेस आर का।